जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पता है किसी को क्या होती है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? व्हाट इज इन्फ्लेशन? सर महंगाई। महंगाई। बस सिंपल सा वर्ड है महंगाई। अच्छा, लेकिन ये सिंपल सा वर्ड जो इन्फ्लेशन है ना, वो एक तो एग्जामिनर का भी बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, और बहुत सारी चीजों के साथ ये लिंक होके आता है। ठीक है। अब इन्फ्लेशन का मतलब अगर हम गौर से समझेंगे, या फिर इसको एक इन डेप्थ जाके अगर समझें, तो इन्फ्लेशन महंगाई तो है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, पेट्रोल की क्या हो गई है? प्राइस बढ़ गई। अब आप बताओ क्या ये महंगाई है? नहीं सर। क्यों? सर इन्फ्लेशन का मतलब सारी चीजों की एज अ होल देखी जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। तो भाई ये जो इन्फ्लेशन है ना, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट की प्राइस नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर एक और बात है कि अगर आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी फिर गिर गई, तो ये इन्फ्लेशन है या नहीं है? फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल नहीं, सारी चीजों की प्राइस करते हैं, पेट्रोल की प्राइस बढ़ी और गिर गई, ये इन्फ्लेशन है? नहीं है। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई हुई, पैसे बढ़े, लेकिन पैसे जब बढ़े तो वो फिर वो स्टे भी करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोमेटोज हैं, टोमेटो के पैसे बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, तो ये इन्फ्लेशन नहीं है, ये शॉर्ट शॉर्ट में बस इन्फ्लेशन हो रही है। ठीक है, एंड देन इट कवर्स इटसेल्फ। तो इन्फ्लेशन का मतलब, जब इन्फ्लेशन की डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ये सारे वर्ड्स क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन्फ्लेशन इज, इट इज द persistent increase, इट इज द persistent increase। persistent का मतलब क्या है? persistent का मतलब क्या है? कंटिन्यूस। हाँ नहीं, एक चीज हुई और रही। ठीक है, एक चीज हुई और रही और ऊपर ट्रेंडिंग में जाती रही, मतलब ऐसा नहीं ऊपर गई फिर नीचे आ गई, तो फिर इन्फ्लेशन कहां से होगी भाई? ठीक है, तो इट इज द persistent increase in the general price level। अब सवाल ये आता है कि सर ये जनरल प्राइस लेवल क्या होता है? तो जब हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि वाई एक्सिस में हम प्राइस की जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस लिखते थे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम आके लिखते हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या था? जहां पे हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की एक एवरेज प्राइसेस के इंडेक्स को देखते हैं। तो इट इज द persistent increase in not the prices of specific goods, it is a persistent increase in the general price level। तो जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस या फिर एवरेज इंडेक्स ऑफ प्राइसेस, ठीक है, अक्रॉस द इकोनॉमी। तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड इज persistent increase, दूसरा वर्ड इज जनरल प्राइस लेवल। तो प्राइसेस नहीं लिख देना, जनरल प्राइस लेवल लिखना जरूरी है। तो जनरल प्राइस लेवल ऑफ goods and services in an economy। और हर चीज में एक गिवन टाइम पीरियड जरूरी है, इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो इट इज the persistent increase in the general price level of goods and services। और तीसरा वर्ड क्या इंपॉर्टेंट हो गया भाई? गिवन टाइम पीरियड। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन अब गलत नहीं लिख लेना। ठीक है, तो परसिस्टेंट इंक्रीज लिखना, जनरल प्राइस लेवल लिखना, प्राइसेस नहीं लिखना, ना ही इंक्रीज लिख देना। ठीक है भाई, समझ में आ गया? जी सर। सर ये फुल इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज का है। जी जी बिल्कुल, फुल इकोनॉमी की, होल इकोनॉमी की, क्योंकि इन्फ्लेशन इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। ठीक है, तो इट इज नॉट कंसर्न अबाउट कि ओके। भाई गाड़ियां महंगी हो गई, भाई गाड़ियां महंगी हो गई तो ऐसा थोड़ी इन्फ्लेशन हो गई। भाई ओवरऑल देखो ना क्या हुआ, शायद गाड़ी महंगी हो गई होगी, शायद बाइक सस्ती हो गई होंगे, ट्रक सस्ते हो गए होंगे, तो भाई इन्फ्लेशन ओवरऑल देखी जाती, ना कि एक स्पेसिफिक गुड की। फिर की थिंग्स यहाँ पे, स्पेसिफिक गुड्स
आर नॉट सीन, इकोनॉमी एज अ होल इज कंसर्न। तो स्पेसिफिक गुड्स आर नॉट सीन, इकोनॉमी एज अ होल इज कंसर्न। प्लस अच्छा, कभी बच्चे पूछते हैं कि सर इन्फ्लेशन हुई है ना, सही महंगाई हुई है, तो सर हमारे यहाँ क्या ये मतलब होगा कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाएंगे? तो ऐसा भी होता है कि इन्फ्लेशन में सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाते हैं, या क्या होता है? क्या लगता है मेहदी, क्या लगता है? क्या सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो जाते हैं, या फिर कुछ कुछ होते हैं? सर सवाल या वापस फिर बोलें। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन में क्या सारे गुड्स एंड सर्विसेज का महंगा होना जरूरी है, या कुछ महंगे हो जाएं कुछ कम हो जाएं, या क्या होता है? मतलब इन्फ्लेशन में क्या होगा, आपको क्या लगता है? कि महंगाई सर होगी तो आपने पूरे अभी तो मुल्क में बोला था कि महंगाई होगी? सारे होंगे। नहीं, पूरे पूरे मैंने सारे सारे होंगे। कहाँ लिखा, मैंने सारे कहाँ लिखा? मैंने लिखा जनरल प्राइस लेवल। मतलब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को एक साथ एवरेज आउट करके देखा, अच्छा भाई ये महंगाई हो रही है नहीं हो रही, तो इसमें कुछ गुड्स महंगे हो रहे होंगे और कुछ गुड्स सस्ते भी हो रहे होंगे, लेकिन जब ओवरऑल देखेंगे तो महंगाई वाला रेट ज्यादा होगा। जो गुड्स महंगे हो रहे होंगे ना, उनकी वेटेज ज्यादा होगी, उनका दबाव ज्यादा होगा प्राइस लेवल पे। तो ये होता है भाई। फॉर एग्जाम्पल ना, आज की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। आज की इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे आ जाता है, लैपटॉप्स आ गए, आईपैड्स आ गए, आईफोन्स आ गए, ठीक है, इन सब के पैसे पाकिस्तान में बढ़े समझो, ठीक है। लेकिन एक और चीज है जो कि है टीवी। कौन है? टीवी। टीवी हो गया पुराना, तो टीवी के पैसे क्या हो जाएंगे? टेलीविजन इज एन ओल्ड टेक्नोलॉजी ना, तो उसके पैसे इस साल क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो इसका मतलब तीन चीजें महंगी हुई, एक चीज सस्ती हो गई, तो क्या इन्फ्लेशन नहीं हुई? इन्फ्लेशन तो हुई ना। ये तीन चीजें महंगी हुई, समझो इन तीन चीजों की वजह से 10% इन्फ्लेशन आ गई, लेकिन ये 2% कम हो गया, तो इसका मतलब 10 - 2 कितने की इन्फ्लेशन हो गई? 8%। तो इन्फ्लेशन में हमेशा याद रखना, इन्फ्लेशन का मतलब ये नहीं है कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज महंगे हो रहे हैं, नहीं। गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लेवल बढ़ रहा है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, तो एवरेज प्राइसेस बढ़ रही हैं। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, तो ये हमेशा ख्याल रखना, ये एमसीक्यू में आपको एग्जामिनर फंसा देता है इसके अंदर। तो एक और चीज कि नॉट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज वुड बी एक्सपेंसिव। ठीक है जी, तो ये आपको देखना है कि स्पेसिफिक गुड को कंसिडर नहीं किया जाता है, इकोनॉमी को एज अ होल कंसिडर किया जाता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज का महंगा होना जरूरी नहीं है, ये एमसीक्यूज में आता है। बात समझ में आ गई? चलो भाई, अब हम निकालते हैं कि हाउ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड। तो हम इन्फ्लेशन के रेट को भाई कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले भाई आपको दिया हुआ होगा, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 3 गुड्स हैं। कितने गुड्स हैं? कितने गुड्स हैं भाई? 3 गुड्स हैं। ठीक है, तो हम ये सिर्फ सपोज कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर, क्योंकि भाई देखो, इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए भाई अभी हमने बात करी सारे सारे गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि भाई इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें ओवरऑल इकोनॉमी को देखना पड़ेगा। तो अब मैं पूरी इकोनॉमी के सारे गुड्स एंड सर्विसेज को तो लिख नहीं सकता ना इधर, ठीक है। तो सर मैं एक कॉमनली सिंपलिस्टिक, यूज कर। हाँ नहीं नहीं, हाँ अभी मैं आपको बताता हूँ क्या कौन से लेते हैं, वो हम बात करेंगे, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में आएंगे, ठीक है, जो कि कॉमनली यूज्ड ही होते हैं मोर एंड लेस, ठीक है। लेकिन अभी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने का तरीका सिखा रहा हूँ। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के तरीके से भाई, तरीके में मैं अभी ये सपोज कर रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान इकोनॉमी में सिर्फ 3 गुड है, क्योंकि मैं सारे तो नहीं लिख सकता इधर, ठीक है। तो मैं सपोज करता हूँ कि पाकिस्तान इकोनॉमी में सिर्फ 3 गुड्स है। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज को देखना पड़ता है। तो गुड्स एंड सर्विसेज को देखते हैं तो हम सारी फैमिलीज के पास जाते हैं पाकिस्तान के,
फैमिलीज के पास जाते हैं, सही है, और एक सर्वे करते हैं कि भाई आप जब हर महीने जाते हो तो अपने राशन में कौन सा आइटम्स खरीदते हो भाई, ठीक है। फिर आप जो बच जाता है पैसा राशन के अलावा क्या स्पेंडिंग करते हो भाई, तो लोग बोलेंगे भाई हम पेट्रोल लेते हैं, सही है, लोग बोलेंगे भाई हम हॉस्पिटल पे इतना खर्चा करते हैं, हम एजुकेशन पे इतना खर्चा करते हैं। तो आप तो नहीं, गवर्नमेंट जाएगी तो गवर्नमेंट ये मालूम करती है, सारी फाइंड आउट करती है, तो सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट डाउन करती है, ठीक है। अब किसी के पास जाएगी, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अमीर होगा, वो बोलेगा भाई मैं तो ना हर साल के इतने पैसे ना रोल्स रॉयस पे खर्चा करता हूँ। तो भाई रोल्स रॉयस इज एन एक्सेप्शन, वो पाकिस्तान के गुड्स एंड सर्विसेज की जनरल प्राइस लेवल में नहीं आएगा, क्योंकि रोल्स रॉयस सिर्फ 2-4 लोग ले रहे होंगे, तो वो पाकिस्तान इकोनॉमी का गुड नहीं हुआ। पाकिस्तान इकोनॉमी का गुड क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ दी लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हो, या बहुत ज्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी हम उसको जनरल प्राइस लेवल में काउंट करेंगे। वरना रोल्स रॉयस को काउंट करके तो हम लोग अपने जनरल प्राइस लेवल के साथ तो ज्यादती कर देंगे, गलत कर देंगे, ठीक है। तो हम एक तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं बास्केट, जिसको क्या बोलते हैं, बास्केट, ठीक है। तो गवर्नमेंट गई हर घर में फैमिली के पास सर्वे करने, उसको बोला भाई आप क्या राशन में खरीदते हो, प्लस आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हो। फिर जो मोस्ट कॉमन थिंग्स थी, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग कंज्यूम्ड ऑन अ लार्ज लेवल, ठीक है, ऑन अ नोटिसेबल लेवल, तो फिर हम बास्केट में काउंट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने सपोज करा है कि हमारी बास्केट में है 3 गुड, क्योंकि मैं सारे गुड्स नहीं लिख सकता, ठीक है। तो 3 गुड्स है, गुड ए, गुड बी, गुड सी। अच्छा, यहां तक क्लियर है कि बास्केट क्या होती है। सबको क्लियर है व्हाट इज द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर मतलब टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हाँ, जो कि मोस्ट कितनी है कॉमनली यही यूज्ड है। है, या मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, या फिर यूज्ड ऑन अ वेरी लार्ज लेवल, या फिर ऑन अ नोटिसेबल लेवल। बताओ भाई, क्लियर है, क्लियर है तो आगे बढ़ूं। जी क्लियर है, क्लियर है। जी सर। चलो जी। अब एक होता है हमारा बेस ईयर, तो प्राइसेस इन बेस ईयर, फिर प्राइसेस इन करंट ईयर, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सर ये बेस ईयर क्या होता है। भाई बेस ईयर होता है फॉर एग्जांपल जहां से हम, भाई इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन है क्या वैसे, इन्फ्लेशन इज महंगाई ना। महंगाई कब दिखती है, जब आप उसको क्या करते हो, कंपेयर करते हो, जब आप पीछे से उसको कंपेयर करते हो, जब आप पिछले साल से उसको कंपेयर करोगे तो महंगाई फील होगी ना, वरना महंगाई फील होती है नहीं सर। नहीं ना। महंगाई फील ही कब होगी भाई, जब आप उसको पीछे से कंपेयर करोगे, जब महंगाई फील होगी ना। कि यार लास्ट ईयर क्या था, तो अच्छा महंगाई हो गई है, अच्छा भाई महंगाई नहीं अब सस्ताई हो गई है, समझो फॉर एग्जांपल ऐसी इनफॉर्मल सर सब। बेस ईयर हमारा पिछला साल होगा क्या। जी, बेस देखो, बेस ईयर इज जहां पे ना हम एक ईयर उठा लेते हैं जो नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है, जिसमें हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को पैसे कलेक्ट करके आ जाते हैं, सारा सर्वे वर्वे करते हैं, और बोलते हैं यार अब जो कंपैरिजन होगा ना वो बेस ईयर से होगा। तो समझो 2010 मैंने अपना बेस ईयर लिख दिया, मैंने कहा भाई अब इससे कंपैरिजन करूंगा, क्या करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। अच्छा, तो सर फिर जरूरी मैं, नहीं कि बेस ईयर पिछला साल ही हो, पिछला कोई भी नहीं साल हो पिछला साल सकता है। नहीं, हाँ अब मैं आपको बताता हूँ ना, 2011 में भी मैं बेस ईयर को कंसिडर करूंगा, 2012 में भी मैं बेस ईयर 2010 रखूंगा, 2012 में भी, 2013 में भी मैं बेस ईयर 2010 ही रखूंगा, 2010 ही रखूंगा। तो 2010 क्या है, जब सर्वे होता है, 2010 वुड बी अ पीरियड जहां पे सर्वे हुआ है, जहां पे ये बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस एंड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्ट है उनके बारे में सर्वे करा गया। तो ये वो वाला ईयर है, ठीक है, जहां पे सारी चीजें क्या हुई, अलाइंड हुई। बात समझ में आई। जी सर। जी ठीक है सर। जी। चल, अच्छा, फिर हम कहते हैं ठीक है, अब गुड ए की और 2011 में अपना बेस वो करंट ईयर रख देता हूँ, ठीक है।
तो प्राइसेस इन बेस ईयर क्या थी, प्राइस इन करंट ईयर क्या थी, उसको कंपेयर करते हैं। तो गुड ए की फॉर एग्जांपल प्राइस थी 200, ठीक है। गुड बी की फॉर एग्जांपल प्राइस थी 1000। गुड सी की फॉर एग्जांपल प्राइस थी समझो कोई भी ले लो 20 ले लो, ठीक है। ये 3 गुड्स है मेरी बास्केट में, 3 ही गुड हैं, ठीक है जी। प्राइसेस इन करंट ईयर मैंने देखा यार गुड ए ना, जब मैं इस दफा सर्वे करने गया तो इस दफा सर्वे नहीं करूंगा 2011 में, सर्वे नहीं करूंगा मतलब वो फैमिलीज के पास नहीं जाऊंगा, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जाके नहीं पूछूंगा। मैं सिर्फ सुपरमार्केट जाऊंगा या फिर मैं प्राइसेस पे, वो जो जहाँ पे मार्केट होती है वहां पे जाऊंगा, प्राइसेस को सिर्फ देख कर आ जाऊंगा। तो मेरी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पुरानी वाली होगी, लेकिन मेरी प्राइसेस अब नई वाली होंगी। बात समझ में आई? तो फॉर एग्जांपल मैं 250 कर देता हूँ प्राइसेस इन करंट ईयर गुड ए की। गुड बी समझो भाई, गुड बी की प्राइस ना समझो गिर गई, ठीक है, तो ये हो गई 900 समझो। अच्छा गुड सी की प्राइस हम बढ़ा देते हैं, समझो उसको कर देते हैं 24। सही जी। अब आगे चलते हैं। अब हमने प्राइसेस को कंपेयर कर लिया। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये 50 रुपए महंगा हो गया, ये 100 रुपए सस्ता हो गया, ये 4 रुपए महंगा हो गया, ठीक है। अब सवाल एक और यह आता है कि भाई कौन सा गुड कितना इंपॉर्टेंट था। समझो भाई ये गुड भी 1000 रुपए का था और 900 रुपए हो गया, लेकिन मैं सिर्फ महीने में ये एक ही क्वांटिटी खरीदता था, मतलब एक ही गुड भी खरीदता था। और गुड सी जो कि 20 रुपए का था, वो मैं समझो महीने में 1000 क्वांटिटी खरीद लेता था। इसका मतलब मेरा पैसा गुड सी में ज्यादा लगता है या गुड बी में ज्यादा लगता है? सर आप रिपीट करेंगे एक सेकंड? जी देखो, गुड बी था 1000 रुपए का, मैं एक महीने में सिर्फ इसको एक दफा खरीदता था। गुड सी 20 रुपए का था, लेकिन मैं इसको महीने में 1000 खरीदता था। तो इसका मतलब मेरे इनकम पे इंपॉर्टेंट गुड कौन सा है, गुड बी या गुड सी? जी। सी है ना। लेकिन बाहिर देखोगे, और जब महंगाई, महंगाई कहाँ पे मुझे ज्यादा फील होगी, जब गुड बी महंगा हो जाएगा या गुड सी महंगा हो जाएगा? सी। सी ना। तो बाहिर आपको ये दिख रहा है कि सर गुड बी तो 100 रुपए सस्ता हो गया, सर ये आपको 4 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन भाई हमें ये भी तो देखना है मेरी इनकम गुड सी पे कितना लग रही है, गुड बी पे कितना लग रही है, गुड ए पे कितना लग रही है। मतलब विच गुड इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी, ठीक है, या विच गुड गेट्स अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ माई इनकम, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ता है। तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा कि भाई वेट्स। अब वेट्स क्या होते हैं, वेट्स होते हैं वेटेज। क्या होती है भाई? वेटेज। अब वेटेज क्या है? वेटेज इज इंपॉर्टेंस। वेटेज इज व्हाट इज वेटेज? इंपॉर्टेंस। तो मेरे लिए गुड ए कितना इंपॉर्टेंट है, गुड बी कितना इंपॉर्टेंट है, गुड सी कितना इंपॉर्टेंट है, दैट इंपॉर्टेंट या फिर दैट इंपॉर्टेंस वुड बी डिफाइंड कि भाई मैं अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन खर्च करता हूँ। मतलब मेरे लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे बजट का कितना हिस्सा वो ले जाता है। तो गुड ए समझो भाई फूड था, खाने वाली चीजें थी, ठीक है। तो गुड ए को मैं वेट दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40%, ठीक है। गुड बी जो था वो मेरा समझो कोई नॉर्मल सा गुड था, वो सस्ता हो गया समझो, वो सस्ता हो गया ना 1000 से 900, मैं इसको वेट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25%, ठीक है जी। अच्छा गुड सी कितना बच गया, 40 प्लस 25 65, तो 35 बच गया। तो गुड सी की मेरे पास वेटेज है 35%। ये बात समझ में आ गई? वेटेज मतलब जी जी। इंपॉर्टेंस, बात समझ में आ गई? हाँ या नहीं? जी जी सर। वेटेज इंपॉर्टेंस, सही है सर, आगे चलते हैं। अब वेटेज हो गई। अब मुझे ये बताओ कि गुड ए मेरे लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, गुड बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? ए। गुड ए इंपॉर्टेंट है। अच्छा गुड ए में मुझे बताओ कि कितनी, पहले तो ये बता दो कि कितनी महंगाई हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो 200 वाला गुड हो गया है 250 का। तो कितना परसेंट चेंज आ गया भाई प्राइस में?
कितना परसेंट चेंज आ गया प्राइस 25%। में। हाँ, तो कैसे निकालेंगे भाई, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला अपने पास देख लेना, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। तो अब न्यू माइनस ओल्ड करता हूं, तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब जब आप कैलकुलेटर चलाओगे, आपके पास कैलकुलेटर है, मसले वाली बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। कैलकुलेटर चलाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 25%। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 25% मेरी प्राइस ऑफ ए इंक्रीज हुई है, तो पॉजिटिव 25% लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे देखो गुड बी, गुड बी को क्या हो गया, गुड बी हो गया है सस्ता। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे, न्यू प्राइस इज 900, ओल्ड प्राइस इज 1000, डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस दैट इज 1000, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा। फिर 10%। गलत, दोबारा सोचो। -10। जी, -10%, क्योंकि गुड बी सस्ता हुआ है, तो दैट माइनस इज शोइंग दैट देयर इज द प्राइसेस हैजंट इंक्रीज, द प्राइस हैज डिक्रीज फॉर गुड बी। नाउ गुड सी, गुड सी हुआ है आपका कहां से, 20 से 24, तो इसका मतलब मैं करूंगा 24 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1000, ओ सॉरी, डिवाइडेड बाय न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो 24 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड बी हाउ मच, सर 20%। +20%। जी, +20%, क्योंकि प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पहुंच गया हूं कि भाई मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 25% ए में, बी 10% सस्ता हो गया है, गुड सी 20% महंगा हो गया है। ऑन दी अदर हैंड वेट्स है, गुड ए की वेटेज है 40%, गुड बी की वेटेज है 25%, गुड सी की वेटेज है 35%। ठीक है जी। अब करते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट। अब सर आपने तो ये इन्फ्लेशन तो निकाल ली, अब ये क्या निकालना है, तो भाई ये इन्फ्लेशन नहीं थी, इन्फ्लेशन ये नहीं है, इन्फ्लेशन तो ये होगा कि भाई ये गुड ए कितना महंगा हुआ, मल्टीप्लाइड बाय उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इन्फ्लेशन क्या होगी, इन्फ्लेशन वो है जो हम देखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कितनी चीज महंगी हुई है, सस्ती हुई, मल्टीप्लाइड बाय इट्स इंपॉर्टेंस। क्योंकि भाई गुड ए 25% महंगा हुआ, तो मुझे क्या 25% की हिट देगा, या मुझे 25% वो अफेक्ट करेगा, नहीं। मेरी इनकम का मैं सिर्फ 40% गुड ए पे खर्च करता हूं, इसका मतलब मुझे गुड ए पूरा 25% अफेक्ट नहीं करेगा, 25% का सिर्फ 40% मुझे अफेक्ट आएगा, बाकी मुझे आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो उस पर खर्चा ही नहीं करता, इनकम का प्रोपोर्शन लगाते ही नहीं उस पर 60%। ये बात समझ आई। इसका मतलब गुड ए वुड नॉट बी अफेक्टिंग मी बाय 25%, उसकी सिर्फ मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंस है 40%, तो मुझे वो अफेक्ट भी कितना करेगा। सर वो रिपीट मुझे कर। अफेक्ट भी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो भाई, गुड ए महंगा हुआ है 25%, अब आप ये सोचो कि मुझे 25% जितना परेशान होना चाहिए ए के लिए या नहीं, होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी सारी इनकम मैं गुड ए पे नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अपनी इनकम का 40% लगा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में गुड ए की अहमियत है सिर्फ 40%। मेरी जिंदगी में गुड ए की अहमियत कितनी है, इंपॉर्टेंस कितनी है। सर लेकिन बाकी दो से तो ज्यादा इम्पोर्टेंस है ना इसकी। हाँ ना, तो इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस में 40% लगाऊंगा ना, मतलब ठीक है, ठीक। 25% मुझे पूरा अफेक्ट नहीं होगा, मुझे 25% का सिर्फ 40% अफेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसकी अहमियत मेरी जिंदगी में कितनी है,
40%। तो इसका मतलब जिसकी प्राइस बढ़ी है 25%, वो भी मुझे कितना हिट करेगी? सिर्फ 40%। सिर्फ कितना हिट करेगी? 40%। 40%। इसका मतलब वाइल कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन हम क्या करेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वेट करेंगे, ताकि हमें पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंस। तो हम 25% का मतलब 25 का सिर्फ 40% लेंगे। तो 25 का 40% कितना होता है? हाँ बताओ। 10%। 10%। इसका मतलब गुड ए ने मेरी जिंदगी पर 10% का हिट करा है। बात समझ में आ गई? क्योंकि बाकी 60% तो मैं कुछ और गुड्स पे खर्च कर रहा हूं ना, तो वो मुझे अफेक्ट करेंगे। अच्छा अब मुझे बताओ, गुड बी सस्ता हो गया 10%, क्या मुझे 10% जितना खुश होना चाहिए या नहीं? उसका से 25% तक होना चाहिए। जी। तो गुड बी का मुझे 10% नहीं खुश होना चाहिए, गुड बी का सिर्फ मुझे 10% का 25% खर्च होना चाहिए, क्योंकि गुड बी की इंपॉर्टेंस मेरी जिंदगी में सिर्फ 25% है। तो इसका मतलब इन्फ्लेशन परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो कि 10 -10 था, मल्टीप्लाइड बाय उसका वेट जो कि 25% था, तो कितना आ गया? -2.5। -2.5। इसका मतलब मुझे 10% खुश नहीं होना चाहिए, मुझे सिर्फ 2.5% खुश होना चाहिए। अब आ जाते हैं भाई आपके किस पे? गुड सी पे। गुड सी महंगा हुआ 20%, तो क्या मुझे 20% नाराज होना चाहिए? नहीं। मेरी जिंदगी में गुड सी की इंपॉर्टेंस है 35%। इसका मतलब 20% का रोना नहीं रोना चाहिए, मुझे 20% का 35% रोना चाहिए बस। तो इसका मतलब इन प्राइस कितनी चेंज हुई थी मेरी? +20 मल्टीप्लाइड बाय 35%, कितना आ गया? 7%। +7%। इसका मतलब मेरी जिंदगी पे जो गुड ए था उसने तंग किया मुझे, या मुझे नाराजगी दी कितने की? 10% की। गुड बी ने मुझे खुश किया 2.5%। गुड सी ने मुझे नाराज किया 7%। इसका मतलब मैं अगर इस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कर दूं तो 10 + 7 - 25 कितना हो गया? 14.5। 14.5। 14.5। इसका मतलब मेरे मुल्क में इन्फ्लेशन कितनी हुई है? 14.5%। 14.5। ठीक है। बात समझ में आ गई है? जी सर। ये आपकी इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन व्हेन कंपेयर टू बेस ईयर। बात समझ में आ गई? अच्छा जी। जी सर। अब मैं बार बार लिखता था कि एवरेज एवरेज एवरेज, वो एवरेज प्राइसेस, तो वो प्राइस लेवल कहलाता था। अच्छा प्राइस लेवल को देखने के लिए अब क्या करते हैं कि प्राइस लेवल जो बेस ईयर में होता है ना, प्राइस लेवल इन बेस ईयर जहाँ पे सारी सर्वे हो रहा है, सारा कैलकुलेशन हो रहा है, तो प्राइस लेवल इन बेस ईयर होता है 100। क्या होता है? 100। 100। ठीक है, तो सारी चीजें हम 100 के इर्द गिर्द देखेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ, इन्फ्लेशन या फिर हम बोलें कि चेंज इन प्राइस लेवल, चेंज इन प्राइस लेवल इन 2011 कितना आया? चेंज इन प्राइस लेवल कितना आया? +14.5%। जी, +14.5%। ठीक है। अच्छा परसेंटेज भी किस में होती है? परसेंटेज हमें बताती है इन टर्म्स ऑफ 100 ना। जी। सही है, तो प्राइस लेवल इन बेस ईयर था 100, चेंज इन प्राइस लेवल इन 2011 आ गया कितना? 14.5। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि प्राइस लेवल इन 2011 बताओ, तो क्या होगा? 100 + 14.5। 114.5। जी। तो इसका मतलब 114.5 इज योर प्राइस लेवल इन 2011। क्लियर है बात? जी सर। चल। तो ये जो हमने पूरा इन्फ्लेशन को, रेट को कैलकुलेट करा, ठीक है, इस पूरे मेथड का जो नाम है वो है सीपीआई।
ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ वे टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन। ठीक है, देयर आर टू वेज टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन, दैट इज सीपीआई एंड आरपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, रिटेल प्राइस इंडेक्स इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस, तो हम सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तक पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि भाई अब ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो हमने कैलकुलेट करा ना, उसकी थ्योरी भी लिख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या लिखते हैं कि ये इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो पहला स्टेप हमने क्या करा, पहला स्टेप क्या था सबसे पहले, पहला स्टेप क्या था हमारा, फिर बेस ईयर सेलेक्ट किया। बेस ईयर सेलेक्ट करा, हाँ ये भी बोल सकते हैं, सेलेक्ट अ बेस ईयर और बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी कर ली। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेप्स हैं कि बेस ईयर सेलेक्ट करा, ठीक है, फिर बास्केट ऑफ गुड्स, जी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइसेस कंपेयर की। हाँ नहीं, पहले तो हम प्राइसेस इन बेस ईयर को रिकॉर्ड करेंगे ना। सही से। ठीक है, तो प्राइसेस इन बेस ईयर, प्राइसेस इन करंट फिर ईयर। हाँ फिर प्राइसेस इन करंट ईयर, फिर हम क्या करेंगे भाई, वेटेज। कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन विथ वेटेज। तो हमारी क्या आ जाएगी भाई, इन्फ्लेशन। क्लियर है। जी सर। चलो जी, तो ये आपके सारे स्टेप्स हो गए। अच्छा जी, अब अगर मैं आपको बस थोड़ा सा गाइड कर दूं कि भाई अगर ये इयर्स हैं कुछ और ये है प्राइस लेवल। अच्छा भाई, तो 2010 में हम सपोज करते हैं जो हमारा बेस ईयर था। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्राइस लेवल क्या होता है, 100 हमेशा। अच्छा, 2011 में अभी हमने देखा कि प्राइस लेवल हो गया था 114.5। ठीक है, अच्छा 2012 में जाते हैं तो हमारा प्राइस लेवल समझो हो जाता है 130। 2013 में जाते हैं तो हमारा प्राइस लेवल हो जाता है 140। 2014 में जाते हैं तो हमारा प्राइस लेवल हो जाता है 135। अब आप लोग कैलकुलेटर निकाल लो अपने पास एक दफा। निकल निकाल लिया। जी सर। अच्छा, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल, परसेंटेज चेंज इन प्राइस लेवल में देखना आप क्या कितना चेंज आ रहा है। तो अगर मैं कंपेयर करता हूं कि 2011 में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो मेरा प्राइस लेवल था पहले 100, अब हो गया 114.5। इसका मतलब अगर मैं न्यू माइनस होल्ड करूं, परसेंटेज चेंज के लिए हमेशा न्यू माइनस होल्ड करते हैं, तो अगर मैं न्यू माइनस होल्ड करूंगा 114.5 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास कितना आ रहा है, 14.5% आ गया। आ गया। जी सर। फिर मैं जाता हूं भाई 114.5 माइनस 1.114.5 को कंपेयर करता हूँ 130 से। ठीक है, अच्छा जी, तो इसका तो क्या आएगा। सर, हाँ बोलो बोलो। सर 2011 और 12 कंपेयर होंगे, 2010 और 12 कंपेयर नहीं होंगे। नहीं, 2010 और 2012 पहले से कंपेयर हो चुके हैं। हाउ, प्राइस लेवल 100 था, अभी 130 है, तो मतलब 30% प्राइस इंक्रीज हो चुका है कंपेयर टू 2010। वेर एज इन्फ्लेशन हम बेस ईयर से कंपेयर नहीं, प्राइस लेवल को हम बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन वी ऑलवेज कंपेयर इट विथ प्रीवियस ईयर्स। ठीक है सर। ठीक है, तो 130 न्यू माइनस ओल्ड का ये करेंगे, 130 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 114.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, पता नहीं इसका कितना आ रहा है, सर 13.54। 13 54। अच्छा इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको चेंज कर दो, इसको कर दो 135 कर, इसको 135 कर दो। एक चीज बतानी है ना इसलिए,
तो ये आंसर इससे कम नहीं आना चाहिए, अभी आंसर बढ़ा के बताना है मुझे, एक चीज लिखनी है, वर्ड लिखना है। तो 135 और इसको कर दो 145 और इसको कर दो 17.9। 140। हाँ बस सही। तो ये आ गया 135 माइनस 114.5 डिवाइडेड बाय 114.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ बताना कितना हो गया? 17.9। 17.9%। अच्छा जी, अब मैं करता हूँ क्या 135 को 145 से कंपेयर, मतलब 145 माइनस न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कितना आ रहा है? 6.89, 6.9। 6.9%। अच्छा अब मुझे बताओ 145 से 140, इसका मतलब 140 माइनस 145 अपॉन 140 सर वो मल्टीप्लाइड बाय 100। 7.4 है, सॉरी। 7.4। जी सर। अच्छा 140 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 145 होगा ना, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? सर -3.45। नेगेटिव 3.45। 3.45%। अच्छा अब देखो क्या हुआ, पहले था प्राइस लेवल 100, अब पॉजिटिव 14.5 आया, इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गई। जी सर। अच्छा फिर देखो क्या हुआ, अब 14.5 के बाद हमारा इन्फ्लेशन फिर 17.9% हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? सर मजीद इन्फ्लेशन होगी। जी मजीद इन्फ्लेशन हो गई, तो और इन्फ्लेशन हो गई। अच्छा उसके बाद बताओ क्या हो रहा है, 17.9% प्राइसेस पहले बढ़ी थी, अभी भी प्राइसेस बढ़ी हैं, 135 से 145 हो गई, प्राइस लेवल बढ़ गया है। बट क्या हुआ है, इन्फ्लेशन पहले रेट कम बढ़ा है। इन्फ्लेशन रेट कम बढ़ा है, इसका मतलब महंगाई हुई लेकिन उसका रेट कम है। तो मतलब इन्फ्लेशन 17.9% पहले हुई थी, महंगाई पहले 17.9% थी, अब महंगाई 7.4% है। मतलब महंगाई हुई है लेकिन कम रेट से हुई है। तो जी। महंगाई हुई लेकिन कम रेट से हुई, तो इसका नाम हमने रखा है डिसइन्फ्लेशन। जी डिसइंफ्लेशन। ठीक है। अब आगे अगर आप देखोगे तो प्राइस लेवल गिर ही गया, मतलब प्राइसेस सस्ती हो गई, चीजें सस्ती हो गई, 145 से हम 140 पे आ गए, इसका मतलब इसको बोलते हैं क्या भाई? डीफ्लेशन। इन्फ्लेशन। सही है। तो डिसइंफ्लेशन का मतलब क्या है? प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और डिफ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइस लेवल हैज डिक्रीज। डिक्रीज्ड। हाँ क्लियर है भाई सबको, समझ में आ गया? जी सर। चलो जी, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि जो इन्फ्लेशन को मेजर करने के बहुत सारे मसले हैं वो क्या है, और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम कल ही रखेंगे, सिलेबस की पास पेपर की आज रात को रखूंगा, आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? टिल ओके देन सर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।